के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज़। किडनीज़ के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, जिन्हें आम अल्फाज में कहा जाता है गुर्दे में पत्थरियाँ कहते हैं, आई थिंक सो दैट इज़ समथिंग लाइक दैट। होता क्या है कि ये स्टोन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि वहाँ जाके एक्यूमुलेट होता जाता है और फिर इसको किडनी स्टोन कहा जाता है। नाउ किडनी स्टोन इज़ अ सॉलिड मास, ये सॉलिड मास है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। इट फॉर्म्स द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बनता किस चीज़ से, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इन हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम कार्बोनेट अगर इंक्रीज़ होंगे, किडनी में जाके स्टोर होंगे, आई मीन स्टोर का मतलब एक्यूमुलेट, ठीक, तो वो किडनी स्टोन बनाएंगे। समटाइम्स यूरिक एसिड और सिस्टीन जो है ये भी कॉज करते हैं, ठीक है। These molecules separate from urine, precipitate in kidney and deposit in form of stone। होता क्या है कि यूरिन से ये सेपरेट हो जाते हैं ये मोलिक्यूल्स और प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिलास में कोई फ्लूइड है या समझ ले यूरिन है, तो ये सॉलिड पार्टिकल जो ये नीचे आके बैठ जाते हैं। तो सिमिलरली ये किडनी में आके नीचे बैठ जाते हैं और वक्त के साथ साथ ये स्टोन बनाते जाते हैं। Sometimes these stones are not hard, therefore they break into sand like crystal which can pass out of the body with urine without pain। अक्सर या कभी कभार ऐसा होता है कि स्टोन्स जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं और सख्त नहीं होते, हार्ड नहीं होते, वीक होते। सो वो मिट्टी की शक्ल में यानी छोटे छोटे पत्थर की शक्ल में वो बाहर आ जाता है यूरिन में बिना किसी दर्द के। द लिटल लार्ज चार्ज स्टोन हाउएवर डैमेज द किडनी टिश्यू। हाँ, अगर छोटे ना हो, थोड़े से बड़े हो तो वो आपकी किडनी के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर सकता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी पूरा किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पर भी ये स्टक कर सकता है, फंस सकता है। एंड कॉज रीनल फेलियर विद पेन, और ये अगर एक्सट्रीम में चला जाए तो किडनी फेलियर का भी शिकार हो सकते हैं और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? If size of stone is comparatively small, we can use the technique of lithotripsy to break stone by ultrasonic waves। अगर वो स्टोन जो है वो थोड़े से छोटे हैं तो हम क्या करते हैं कि बाहर बॉडी से, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, बॉडी के अंदर किडनी के अंदर ये स्टोन है, तो हम कुछ साउंड वेव्स जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये अंदर टूट जाता है छोटे छोटे ज़रात में और ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर वो बड़ा है साइज़ में तो वो लिथोट्रिप्सी से नहीं टूट सकता, उन वेव से नहीं टूट सकता। सो इसके लिए फिर एक खेल होता है कि आप किडनी को ओपन करें, सर्जरी करें, उसकी काटम पीटी करें तो तब जाके वो बाहर आएंगे। लार्ज इंटेक ऑफ वाटर इज़ ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। और इसका प्रिकॉशन क्या है, इससे बचा कैसे जाए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। वाटर इंटेक जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना किडनी स्टोन के चांसेस कम होंगे। दिन हमारे पास है किडनी फेलियर, कि किडनी फेल कैसे होती है या क्या सीन है इसका। तो समटाइम नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग होता क्या है कभी कभार कि नेफ्रॉन जो है वो सेल्स जो कि किडनी का सारा फंक्शन करते हैं वो स्टॉप कर जाते हैं वर्क करना, यानी काम नहीं करते। सो जब वो अपना काम छोड़ देंगे तो यही तो फेलियर है। सो इसको कहेंगे किडनी फेलियर। इट इज़ मेनली ड्यू टू सोल्यूट डिसबैलेंस इन ब्लड एंड किडनीज। अक्सर ये क्यों होता है कि सोल्यूट डिसबैलेंस हो जाता है ब्लड के अंदर और किडनीज़ के अंदर, वो डिफरेंट केमिकल हो सकते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिस तरह भी हमने ऊपर बात की, अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ जाए तो वो उस किडनी स्टोन करके किडनी फेलियर कर सकते हैं। और भी ऐसे काफ़ी मिनरल्स होते हैं। द फेलियर ऑफ किडनी अलाउज यूरिया एंड वेस्ट मटेरियल टू एक्यूमुलेट इन ब्लड। और जब किडनी आपका फेल हो जाएगा तो ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, बाकी जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो तो फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि फ़िल्टर करने वाले किडनी था और किडनी फेल हो गया। सो द अमाउंट ऑफ H2 इज़ नॉट रेगुलेटेड आल्सो। तो उस वजह से फिर H2O भी फिल्टर नहीं हो पा रहा होता है, एक्सेस रह जाता है या कम रह जाता है और इसी डिसबैलेंस की वजह से बंदा आखिरकार मर जाता है, ठीक है। या दूसरा ये तरीका है कि सोल्यूट्स कॉज डेथ को अनलेस, हाँ, दूसरा तरीका ये है कि उसको डायलिसिस के थ्रू, ये एक आगे हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि इसके थ्रू उसका वेस्ट जो है वो ब्लड का जो वेस्ट है वो फ़िल्टर किया जाए और उस आदमी को ज़िंदा रखा जा सके। सो किडनी डायलिसिस प्रोसेस अभी देखते हैं ये किस तरीके से होता है। पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट ए किडनी ट्रांसप्लांट। एक तरीका तो है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, किसी दूसरे से किडनी उठा के उसको डाल लो, क्योंकि एक बंदा एक किडनी पे गुजारा कर सकता है, तो एक इसको दे दे, एक अपने पास रख ले, ठीक है। सो इस तरीके से हम किडनी फेलियर वाले पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। यही बात लिखी है, सर्वाइव विद किडनी। इफ़ अ डोनर इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब मोस्ट ऑफ यही होता है कि डोनर नहीं मिल पाता,
कोई डोनेट करने वाला नहीं होता, या करने वाला हो तो उसका मैच नहीं हो रहा होता, ये सारे मसाइल होते हैं। तो जब अगर डोनर ना हो तो पेशेंट को हम डायलिसिस के थ्रू जो है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। उस मशीन का नाम क्या है? डायलिसिस मशीन। क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ डायलिसिस करती है, ठीक है। और डायलिसिस क्या, यही जो फंक्शन है किडनी का, इसी को डायलिसिस कह रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू क्लीन द पेशेंट ब्लड फ्रॉम मेटाबॉलिक वेस्ट, प्रोडक्ट एंड टॉक्सिक। जितने भी उसके अंदर जहरीली चीज़ें होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो इसको क्लीन कर देता है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट द पेशेंट नीड्स टू अंडरगो डायलिसिस 2 to 3 times a week। अच्छा ये होता है कि वो पेशेंट जो है वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा डायलिसिस करे। ईच सेशन लास्ट अबाउट 3 to 5 hours। और एक सेशन यानी एक दफ़ा अगर कर रहा है तो उसमें 3-5 घंटे लग जाते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स बॉडी साइज एंड मेडिकल कंडीशन। उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा किडनी फेलियर है और भी मसाइल हैं, तो फिर ज़्यादा करना होगा, टाइम ज़्यादा लेना होगा। और अगर वो पेशेंट की बॉडी बड़ी है तब भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड द MCQs। आज की वीडियो में हम MCQs देख के इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। So now we have MCQ number 1 as the internal condition of an organism is referred as। किस चीज़ को कहते हैं? होम्योस्टेसिस के कहते हैं? तो होम्योस्टेसिस तो नहीं है। होम्योस्टेसिस तो है कि अपनी बॉडी के जितने भी मिनरल्स वगैरह है, सारी चीज़ें, वो भले हमारा वेस्ट मटेरियल हो, वटेवर जो भी हो, अपनी बॉडी को एक स्टेसिस में रखना, एक सेट पॉइंट के आसपास रखना, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इंटरनल मेटाबॉलिज्म का तो काम ही नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म नहीं। इंटरनल एनवायरनमेंट, सिंपल बात है। इंटरनल कंडीशन को क्या कहेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट का उर्दू में मतलब है अंदरूनी माहौल, ठीक है। अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज़। अब ये है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को पूरा एक बैलेंस में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो क्या है? होम्योस्टेसिस। ऊपर हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की, तो वही MCQ दूसरा आ गया। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज़। कह रहे कि एक्स्ट्रा लिक्विड अगर है, यहाँ पे प्लांट नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप इसके चॉइसेस देखो तो ग्यूटेशन, ट्रांसपायरेशन और ये सारे प्रोसेसेस मोस्टली जो है वो प्लांट्स में होता है। रिस्पायरेशन दोनों में होता है, बट रिस्पायरेशन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी एक्सुडेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको भी हटा ही दो। देन ग्यूटेशन एंड ट्रांसपायरेशन, तो इन्होंने एक्स्ट्रा लिक्विड की बात की, लिक्विड वाटर की। कहीं पे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो वेपर के फॉर्म में या क्या, उस तरह का कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे? ग्यूटेशन पे टिक करेंगे, ठीक है। देन नंबर 4 हमारे पास है प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड। ये सिंपल है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। आपने देखना है पीछे, सही मैं दिखा देता हूँ। हेलोफाइट ये रहा। हेलोस का मतलब ये होता है सॉल्ट, ठीक है। देख लो इन सी मार्शेस और सॉल्टिश वाटर में ये पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट MCQ है ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये तो भाई याद ही होना चाहिए। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। 6 है द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ सूटेबल लिमिट इज़ कॉल्ड होम्योथर्म। ये नहीं है। ऑस्मो रेगुलेशन, ये तो ऑस्मोसिस और वाटर और सॉल्ट से रिलेटेड नहीं है। हेट्रोथर्म भी नहीं है। होम्योथर्म एंड हेट्रोथर्म शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन वो जो कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, तो या आप पढ़ा ही नहीं आपने, तो इस चॉइस को कंसीडर ही मत करो। रहता आपके पास थर्मो रेगुलेशन है। हमने कहा था कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, यानी टेम्परेचर की रेगुलेट करना इज़ कॉल्ड वर्ड, क्या कहते हैं उसे? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। किडनी इज़ इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। किडनी के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? किडनी के पेरिकार्डियम जो है वो कार्डियम कहते हैं। हार्ट को तो ये तो नहीं है। प्लूरल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, शायद पढ़ेंगे आगे जाके। लंग्स का होता है, ये भी नहीं है। प्लूरल पढ़ा ही नहीं है कहीं पे। सो बच्चा एक पेरिटोनियम, एंड ये हमने भी 1-2 दिन पहले ही इसकी बात की है पिछली वीडियोज़ में। आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं किडनी के टॉपिक में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पेरिटोनियम जो है वो मेम्ब्रेन है जो कि किडनी को इंक्लोज करता है। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन। अब कह रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो किस लेयर में पाई जाती है, तो ये भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि डर्मस में, एपिडर्मस में तो डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, ठीक है। और हाइपोडर्मस में फैट होता है, ठीक है। और रहता हमारे पास डर्मस, ये 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये 3, तो इन तीनों की हमने बात कर ली। एक ही रहता है डर्मस है, और डर्मस में ही आपके ब्लड कैपिलरीज वगैरह फाइंड की मतलब होती है, ठीक है। हमारे पास 9th MCQ है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट।
कह रहे कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। मेनली हमने इसकी तो बात की थी कि पीसीटी पे होती है, प्रॉक्सिमल कैविलरी ट्यूब्यूल पे, लेकिन डिस्टल कैविलरी ट्यूब्यूल में भी थोड़ी बहुत हो रही होती है। तो हम ये कहेंगे कि कैविलरी ट्यूब्यूल यानी दोनों जो कैविलरी ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कैविलरी ट्यूब्यूल और डिस्टल, तो दोनों में हो रही होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद है द हार्मोन एडीएच रिलीज फ्रॉम, कह रहे कि एडीएच जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है। पिछली वीडियो में हमने इसकी बात की थी, पिछली वीडियो में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एडीएच रिलीज़ करता है अकॉर्डिंग टू ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे ये टॉपिक रहा, यहीं पे हमने बात की थी इसकी, यहाँ ये रहा, नहीं ये नहीं है, थिंक नीचे रह गया। आई डोंट नो, लेकिन यहीं पे कहीं पे बात हुई थी, यहाँ पे आई थिंक ये रहा, देखें एडीएच रिलीज़ होता है ऑस्मो रेगुलेशन के दौरान, कब हमने यूरिन बढ़ाना है, कब डाइल्यूट करना है, कब कॉन्सेंट्रेटेड करना है, तो ये सब एडीएच के थ्रू होता है। और एडीएच रिलीज़ कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो आज के लिए इतना ही, चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, और सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।